पाकिस्तान और इंडिया जो कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इनके दरमियान एक बड़ी शदीद किस्म की जंग छिड़ने वाली है और उसकी डेट है 7 मई। कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और इसका शिकार होंगे? कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं और मारे जाएंगे, जख्मी होंगे, कारोबार उनका जाएगा? कितने लोगों के साथ ये वाकया और हादसा पेश आएगा? कौन सा कंट्री है जो इसमें हवा भर रहा है? कौन सा कंट्री है जिसमें पानी डाल रहा है? कौन सा कंट्री है जिसकी आग को बढ़ा रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी सोच, विचार और दानिश के मुताबिक इस वक्त को बेहतरीन वक्त समझते हुए सोच लिया कि आज नहीं तो कभी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई इस जंग में कूदो, इस जंग को एस्केलेट करो, रोको, डी एस्केलेट करो, इसको 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 पॉज करो, इसको दुनिया इसमें इंटरफेयर करे, वरना ये बात बिगड़ जाएगी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर, दुनिया को पता है कि हम कमजोरी में ताकत रखते हैं। दुनिया को पता है कि हम कमजोर रह के दुनिया में वो काम कर गए। हम कमजोर थे मगर हमने एटम बम बना लिया। ये हम हमारे टैक्टिक्स है, हमारे हमारे जीन से ही है कि हम वही काम करते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है। वी आर अनएक्सपेक्टेड चैंपियन। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है, और वो आंखें जो इस वक्त जंग देखने की मुंतजर हैं, कमोबेश 25-30 साल बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन एक ऐसा धमाल, दंगल सज रहा है कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल न मिली है, और आने वाले दिनों में इम्कान भी नजर नहीं आते कि अब ऐसी कोई जंग होगी, क्योंकि बचना कुछ नहीं है। मेरे सर के ऊपर से भी कुछ वॉर प्लेन्स गुजर रहे हैं, मगर इनका ताल्लुक हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में ये खबर पहुंच चुकी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। दुनिया के हर खबरनामे में एक हिस्सा इस खबर का जरूर है कि पाकिस्तान और इंडिया जो कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इनके दरमियान एक बड़ी शदीद किस्म की जंग छिड़ने वाली है और उसकी डेट है 7 मई। 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के इस पूरे जंगी सूरत हाल और मंजरनामे के पेश नजर एक बहुत ही इंटेंसिव वॉर ड्रिल करने का ऐलान किया है, जो इंडिया के एयर स्पेस में, लैंड के ऊपर और नेवल साइड के ऊपर, तीनों जगह पर होगी। इंटेंस मिलिट्री जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर है, और आपको ये पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। बावजूद इसके कि आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, आप एक एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे न्यूट्रल बेसिस के ऊपर। उसके बाद मेरे अंदर भी जो खून खौल रहा है, मेरी हुब्बुल वतनी का, मैं उसका भी इजहार करूंगा, और आपके अंदर आपका ये भरपूर राइट है कि आप अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार करें। मगर पहले इस गेम को समझ लीजिएगा जो होने वाला है। इसका प्लांटर कौन है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, और इसके रिजल्ट में होने क्या वाला है, और ये गेम बचेगा कैसे? कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और इसका शिकार होंगे? कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं और मारे जाएंगे, जख्मी होंगे, कारोबार उनका जाएगा? कितने लोगों के साथ ये वाकया और हादसा पेश आएगा? कौन कौन सी जुबानें हैं जो इस पूरी जंग में टारगेट की जाएंगी? कौन कौन से सूबे और शहर हैं जिनके ऊपर बम बरसाए जाएंगे और काउंटर अटैक्स किए जाएंगे? और हाँ, किस शोबे को, किस गैंग को, किस ग्रुप को इसका फायदा पहुंचने वाला है जिसने ये सब कुछ प्लान किया? कौन सा कंट्री है जो इसमें हवा भर रहा है? कौन सा कंट्री है जिसमें पानी डाल रहा है? कौन सा कंट्री है जिसकी आग को बढ़ा रहा है? जरा इस पूरे वीलॉग को, डिटेल एनालिसिस को समझिएगा। आपको मुकम्मल राइट है कि आप इस पर क्रिटिसाइज करें। देखिए, रिसेंट दिनों में पाकिस्तान गजा फलस्तीन के मसले को इग्नोर कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर एक लावा पक रहा था। आम आदमी जब ये खबर चलती हुई देख रहा था कि यार वहां यूके में, यूएस में, दुनिया भर के वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कौन कर रहा है? गोरे कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहा है। इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। इंसानियत इस हद तक उनके अंदर बेदार हो चुकी है कि वो इस जलते हुए गजा को देख नहीं पा रहे। लिहाजा इसने एक आम मुसलमान के अंदर आग लगाई, जो पहले से तपा बैठा हुआ था, वो और तप गया। समझ में नहीं आ रहा करें क्या। उन्होंने अपना एग्रेशन शो किया। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को पेन करना शुरू किया। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर सकती, कुछ करने वाली नहीं। पॉलिटिकल कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आई। मजहबी रंग, मजहबी जमातें, मजहबी ग्रोह, इनको इग्नाइट करना शुरू किया गया। जब अवाम बेकाबू हुई और
कुछ ऐसे हादसात होना शुरू हो गए कि जो होने नहीं चाहिए, मगर एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि कभी किसी रेस्टोरेंट को जला दिया, कभी किसी सड़क को बंद कर दिया, रैली पे रैली, जलसे पे जलसे, और इनफ इज इनफ के नारे लगने लगे। तो फिर जो उलमा कराम है, जो लीडर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो ये देख रहे हैं कि भाई अब अगर हमने अब नहीं बोला तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो एक अरसे से खामोश बैठे थे, मगर उन्होंने कहा बस अब बोलना पड़ेगा और अब हमारा जमीर ये हमें माफ नहीं करेगा, अब वक्त आ गया कि हम बात करें। उन्होंने बात की और इसराइल के खिलाफ फतवा दे दिया। मौजूदा आर्मी को, मौजूदा अस्करी कुव्वत को, मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा रियासत को ये वाज़ेह तौर से बयान दे दिया कि अब जिहाद फर्ज हो गया है, अब आपको फाइट करना पड़ेगा, अब घर बैठने से काम नहीं चलेगा, अब जमींदारी नहीं कर सकते, अब आप कारोबार नहीं कर सकते, अब सिर्फ जिहाद होगा। ये जो फजा कायम होना शुरू हुई तो इंटरनेशनली, जो शायद महसूस नहीं करवाया जाता, एक और ईरान दुनिया को नजर आने लगा कि भाई यहां तो एक गेम चल रहा था, अब जिस तरह से पाकिस्तान में बात बढ़ रही है, मसाइल और बढ़ जाएंगे। इस पूरे सिनेरियो में एक गेम सेट किया गया जिसमें कहीं ना कहीं सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इंडिया तो मेजरली इन्वॉल्व है। मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है, मैं एक एनालिसिस रख रहा हूं, मैं अगर प्रूफ रख सकता होता तो रखता, क्योंकि ये हक है कि आपके पास मेरे मैं कोई वैलिड रीजंस बताऊं, मगर मैं एक गेम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट्सोएवर अगर 3 केसेस रखे जाएं कि पाकिस्तान ने इंडिया में पहलगाम अटैक करवाया, तो रिजल्ट देखना होगा कि इसमें पाकिस्तान का फायदा या नुकसान है। इसका फायदा पाकिस्तान को होगा या नुकसान पाकिस्तान को होगा, इसका फायदा इंडिया को होगा या इसका फायदा इंडिया को नहीं होगा, या इसका फायदा किसी तीसरी कुव्वत को होगा। व्हाट्सएवर मैं अपने पिछले व्लॉग में कह चुका हूं कि इसके पीछे क्या नजर आ रहा है, मगर अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अटैक होता है, इंटेलिजेंस फेलियर नजर आता है, उस इंटेलिजेंस फेलियर को कवर करने, माफी मांगने, उसको किसी भी तरह से नल एंड वॉइड करने के लिए या उसको बेहतर बनाने की कोई कोशिश करने के बजाय फौरन से जंग के बगल बजना शुरू हो जाते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया इस वक्त अपना माइंड प्रॉपरली बना चुका है कि उसने लॉन्ग टर्म जंग करनी है। ये 5 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की जंग नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया नहीं। लास्ट टाइम भी जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसका फायदा इंडिया को नहीं हुआ, बल्कि खुद वो जो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में एक डिस्टेबलाइजेशन है, और नजर आता है कि काफी जगहों पे ऐसा ऐसा रंग है, ऐसा कलर है कि लोग कौमियत के ऊपर लड़ पड़ रहे हैं, लोग मजहबियत के ऊपर लड़ जाते हैं। मजहब पे तो इतना ज्यादा नहीं है, मगर हाँ है, और लोग सियासी तौर से इख्तलाफात रखते हैं, तो उनके अंदर बड़ी तकसीम आ गई है। बलोचिस्तान, KPK, वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अफगानिस्तान के साथ बेशुमार ऐसी इंगेजमेंट्स हैं जो ये रंग देती हैं, और इंडिया इस बात को कैच कर रहा है कि तकसीम हो रही है। बेहतरीन टाइम है। सो इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी सोच, विचार और दानिश के मुताबिक इस वक्त को बेहतरीन वक्त समझते हुए सोच लिया कि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि उनका नारा भी मोदी है तो मुमकिन है। अब मुमकिन क्या है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, और इस बार बांग्लादेश और पाकिस्तान की तकसीम से ज्यादा बड़ी तकसीम की जाए। वो किस तरह से होगी, किन सेक्टर्स के ऊपर, वो भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं। मगर ये एनालिसिस किया गया और सोचा गया कि इससे अच्छा मौका नहीं है। 26-28 लोगों की अमवात हुई है इंडिया में, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं, मुंबई अटैक हो, पहलवामा अटैक हो, और बेशुमार अटैक्स हो चुके हैं। मगर इस बार इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ग्लोबली पाकिस्तान कमजोर हुआ हुआ है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान कमजोर हुआ हुआ है, डीस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकली अनरेस्ट की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है। तो इससे बेहतर और मौका कब मिलेगा भाई? और हिंदुस्तान तारीख की सबसे बड़ी ताकतवर पोजीशन के ऊपर है इकोनॉमिकली। यानी अगर देखा जाए तो 90s और 80s के इंडिया में और आज के इंडिया में बड़ा फर्क है। वो इस चैप्टर को नहीं देखेंगे कि अगर हम जंग में पड़ेंगे तो कितना पीछे चले जाएंगे, बल्कि प्रेजेंट सिचुएशन के एनालिसिस के साथ वो ये देख रहे हैं कि हम पावर में हैं, और ये मोदी साहब का लास्ट डिनर हो सकता है, दोबारा आए नहीं आए, नो वन गारंटीज इट। सो क्यों ना वो कर दिखाएं जिसकी वजह से तारीख में अमर हो जाए। 1971 की हिस्ट्री को मेजॉरिटी के साथ रिपीट करें। सो इंडिया ने ये प्लान कर लिया, और मोदी साहब एक सियासतदान के तहत, स्टेटमेंट के तहत नहीं, ये प्लान करके बैठे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाए। इंडियन प्रोपेगेंडा जो हम चाहते हैं दुनिया में फैले, वो इंडिया में एनरिच हो जाए, और लोग मोदी को
प्राइम मिनिस्टर से भगवान समझना शुरू करते हैं, जो इंडिया में बहुत आसान है। शायद वहां का मुसलमान ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, उसका एक ही खुदा होता है, मगर वो लोग जरूर करेंगे जिनके पास एक खुदा का तस्वुर नहीं है, वो इंसान को खुदा के रूप में, सूरत में देख सकते हैं। सो वो कुछ भी करेंगे। इस हवाले से तैयारी की जा चुकी है। इंडिया सबसे पहले अपने दोस्तों से, अपने यारों से ना सुन चुका था कि हम जंग करने लगे, हम हमला करने लगे, आप हमारे साथ हैं। सबने कहा नहीं 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 नहीं, जंग में हालात, सूरत हाल, कारोबार, तिजारत, मईशत, ये सब चीजें हैं, आप किधर जा रहे हैं, जंग में मत पड़े। इंडिया को बड़ी तब चढ़ी, गुस्सा आया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया को ये कह दिया, भाई जो हमारे दोस्त हैं हमारा साथ दें, भाषण मत दें, एडवाइस मत करें, हमें एडवाइसेस की, लेक्चर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ वो हमारे साथ जो चलने को तैयार है वो कॉल मिलाए, बात करें। हमारे पास, हम अपना कंप्लीट माइंडसेट बना चुके हैं, तारीख की इससे बेहतर सिचुएशन हमारे पास नहीं थी अटैक करने के लिए, और अटैक भी लॉन्ग टर्म अटैक। मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म अटैक क्या होता है। देखिए, बाज़ का जंग होती है 5 दिन 6 दिन, एक दिन में भी काम पूरा हो जाता है कि भाई एक स्ट्राइक कर दी, जवाब दे दिया। जब हम जंग को, वो भी इंटेंस जंग को फैलाते हैं ना, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, महीने, समझ लें दुनिया की कंट्रीज तक उनका इम्पैक्ट पेट्रोल इन्फ्लेशन की सूरत में जाना शुरू हो जाता है, और इतना हैवी जाना शुरू हो जाता है। नहीं, एक दिन अगर जंग होती है ना, तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सोने के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, चीजें हिल जाती हैं पूरी की पूरी यार। फ्लाइट्स के नुकसान, ट्रेड रूट का नुकसान, बेशुमार चीजें। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। जब वही जंग फैल के 30 डेज पे जाती है, 40 डेज पे जाती है, तो तबाही हो जाती है। और ये मैं इंटेंस वॉर की बात कर रहा हूँ, यानी जिसमें आप समझ लो 24 आवर्स ड्यूटी होती है, 24 घंटे धड़ाधड़ लोहा अपलोड, असलहा अपलोड, सामान सारा का सारा ईंधन जंग में डाला जा रहा है, और आपको पता नहीं कि कहां से जंग छिड़ रही है, बस आप दीवानावार जंग लड़ रहे होते हैं, हर महाज पे लड़ रहे होते हैं। सुकून नहीं होता, कंट्री के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्रिकेट पे फोकस करे या बॉलीवुड पे फोकस करे या वो इधर उधर जाए, वो सिर्फ जंग में होता है। अच्छा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि इंटेंस वॉर इंडिया इस वक्त इस सिचुएशन में है, वॉर वेस्टेज उसके पास इतना है कि वो 30 दिन से 40 दिन आराम से अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, 30 दिन की इंटेंस वॉर की मैं आपको बात कर रहा हूं, इंडिया जैसा कंट्री 30 दिन बस, हार्डली 40 डेज, बहुत जान मार के 40 डेज जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कंटिन्यूअस वॉर की बात कर रहा हूं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान, देखिए, जुर्रत, जज्बा, हौसला, ये सब एक तरफ, ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको जरा हम कैलकुलेट कर लें। पाकिस्तान हार्डली 7 to 10 डेज की इंटेंस जंग फेस कर सकता है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई इस जंग में कूदो, इस जंग को एस्केलेट करो, रोको, डी एस्केलेट करो, इसको 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 पॉज करो, इसको दुनिया इस पे इंटरफेयर करे, वरना ये बात बिगड़ जाएगी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम सरेंडर की तरफ कभी नहीं जाना चाहते, कभी नहीं करेंगे, और सरेंडर करने के बाद जो हमारी अगर इज्जत है तो वो बचनी नहीं है। जाहिर है कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि ख्वाब भी ऐसे सोचे कि मैं आपकी डिमांड्स को पूरा करके सरेंडर कर दूं, खासतौर से उस वक्त जब उसके लोगों की हिमायत उसके पास होती है। और इस वक्त डोंट डाउट व्हेन आई से कि पाकिस्तान के इख्तलाफी अंदरूनी मामलात एक तरफ, मगर जंग की सूरत को लेके जिस सूरत में पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है, बहरहाल साजिशी अनासिर अपनी जगह काम कर रहे हैं, नाराज गिरोह भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, सब कुछ एक तरफ, मगर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और डिफेंस के नाम पे लोग दीवानावार एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और शायद ये हर कंट्री में होता होगा, उस कंट्री में ज्यादा होगा जहां लोग मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ मजहब, आई एम सॉरी टू से, मगर यहाँ ये पॉजिटिवली इस्तेमाल होगा। हम जंगी जहाजों पे, जंगी महाजों के ऊपर रशिया के साथ और दीगर कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व हुए इस मजहब कार्ड के ऊपर। सो हमारे लिए जंग में उतरना आसान है। हमसे अगर आप किसी एजुकेशनल महाज के ऊपर या किसी इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, तो हम शायद कंपटीशन में टाइम लेते हैं, हमें 10-15 साल मजीद चाहिए थे, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस अंडर डेवलपमेंट है। मगर इस मसले के ऊपर तो हमारा बच्चा बच्चा तैयार है। हमारे अल्टीमेट ड्रीम इस वक्त पाकिस्तान में मीम्स चल रहे हैं, आपको नहीं अंदाजा होगा, ट्रोलिंग चल रही है। जो इंडिया ने इस वक्त सोशल साइट्स बंद किए ना, पाकिस्तान की व्लॉगर्स बंद किए, पाकिस्तान का जो एक्टिविस्ट है, इन्फ्लुएंसर है, जो इस टॉपिक को छेड़ भी रहा है, हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, काफी हद तक हमारा ये प्रोग्राम, मैं नहीं कहता कि टोटली बंद हो गया है, मगर इसकी स्क्रूटनी की गई है और काफी जगहों से बिल्कुल इसको हटा दी गई, खासतौर से जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है। मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ दिनों के लिए होगा, या
जाहिर है हमारा एक रिफ्लेक्स इस हवाले का नहीं है, थीम हमारी इस हवाले की नहीं है कि हम किसी एजेंडे को लेके चले। हम हतमन ये कोशिश करते हैं कि एक न्यूट्रल एनालिसिस करें, और इसलिए आपने देखा प्रीवियसली इंडिया पाकिस्तान के हवाले से डिबेट्स भी हुई, तो उसमें मैंने अपना किरदार एज अ एंकर पर्सन निभाना है। इसके बाद मेरी जो राय वो मैं आपको बता के बताऊंगा। जी मैं अनाउंस कर रहा हूं कि मेरी ये राय, मेरा परसेप्शन, मगर एनालिसिस और कंपैरिजन ऐसे होता है। खवातीन और हज़रात, जो बात मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके बहुत सारे जानने वाले किसी जुबान के बोलने वाले पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, टारगेट समझने क्या है। इस पूरे सिनेरियो में इंडिया को जो सपोर्ट मिलना शुरू हुई, किसी से सपोर्ट नहीं मिली, कोई खास सपोर्ट इंडिया के पास नहीं। आई एम सॉरी टू से, कोई भी इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहता, एक्सेलरेट नहीं करना चाहता। हम अगर जब बात आती है कि भाई मित्र हैं, दोस्त हैं, रशिया ने कहती है कि देखो हम आपके साथ खड़े हैं, बट हम अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि ये हो नहीं। आप टेररिस्ट ग्रुप्स को अटैक करें, हम आपको पूरी सप्लाई देते हैं। मगर 71 में रशिया फुली सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, बल्कि ऐसे कहते हैं कि टेबल सामने रख दी कि बताओ क्या चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उस तरह का की सपोर्ट नहीं है अभी फिलहाल, मगर एक सपोर्ट अगर वाहिद कहीं से है तो इंडिया के पास रशिया की है। अमेरिका ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो सपोर्ट करता है इंडिया को टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ काम करने के लिए। टेररिज्म, देखिए दो बातें जिसको अगर आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप मासूमियत में ये सोचेंगे कि जी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगा, अगर करेगा तो रशिया अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगा। मगर इस वक्त की जो दोनों की स्टेटमेंट है वो ये है कि हम टेररिज्म के खिलाफ मोदी को सपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंडिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है। और इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से अपना ये मुद्दा रखा है कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है। हमारे पास भी जाफर एक्सप्रेस हुआ था। पाकिस्तान ने अपने मुद्दे को इतनी स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं किया इंटरनेशनल वर्ल्ड में, और नहीं ब्लेम गेम शुरू किया इंडिया के ऊपर, जो शायद करना चाहिए था, ताकि दुनिया को पता लगे कि भाई हम पे भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, हम पे भी टेररिस्ट हमले होते हैं, हम भी ये भुगतते हैं, और हमारे पास भी यही जंगली ग्रुप किस्म के लोग करते हैं। सो इट्स वर्ल्ड वाइड कि इंडिया हमारे ऊपर नाम ले रहा है। हो सकता है हम आपके चांसेस को लेने के तैयार हैं। चले मान लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करवाया, मान लिया आपने भी, तो चंद 26-28 जाने गई है, पाकिस्तान उसका जिम्मेदार है, ठीक है। वो जो हमला करवाया दहशतगर्दी कहलाई है ना, वो पाकिस्तान भी कह रहा है दहशतगर्दी, आप भी कह रहे हैं। मगर अब जो जंग होगी और कितनी जाने जाएंगी, उसकी जिम्मेदारी तो इंडिया ही की होगी, और वो दहशतगर्दी नहीं होगी, वो वॉर होगी। अब वापसी आते हैं कि इंडिया को रशिया सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने कहा हम टेररिज्म में आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका को पुश कौन कर रहा है कि इंडिया को जरा और पंप अप करो और साथ में रहो। मैंने आपको बताया ना कि इस पूरे खेल का एक खिलाड़ी है, वो बैठा हुआ है गजा के पास। आज उसने गजा के ऊपर चढ़ाई करने का एक नया प्लान बना दिया। इससे बेहतर मौका नहीं है, दुनिया इन्वॉल्व है, एंगेज है, बुरी तरह एंगेज है। वो जो बातें कर रहे थे जहाद की और फतवे लेकर आ रहे थे, हमने उन्हीं के ऊपर जंग में मुसल्लत कर दिया। वही सब कॉन्टिनेंट है, एक ही जुबान बोलने वाले या एक ही अंदाज में उठने बैठने वाले, खाने पीने वाले, एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े। और ये बेहतरीन टाइम है गजा के ऊपर अपने सर्कमस्टेंसेस को मोर स्ट्रॉन्ग करने का, पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने का। हो सकता है ये उनका नेशनल एजेंडा हो, उनकी फ्यूचर पॉलिसी हो, मगर वो इस पे कारामत है। आसपास किसी कंट्री से उनको खतरा है जी, सीरिया से उनको बहुत खतरा था, वहां उन्होंने गेम चेंज कर दिया। मानते हैं, प्लानर मानते हैं, गेम चेंजर मानते हैं। सीरिया से उनको खतरा था, उन्होंने कहा मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, उसको बोलो यही काफिर है, यही मुजरिम है, यही है, इसी को बाहर करो जी, बाहर हो गया। जो नया आया वो इतना बड़ा मुजाहिद है, वो कुछ करता ही नहीं है। वो कहता है खेलो, जो कितना मारो, जितना मारना चाहते हो। फलस्तीन में मारना चाहते हो, ओ भाई सीरिया में आके मारो, तुम्हें कोई रोकता है क्या? आपका सीरिया है, ताल्लुकात अच्छे रखेंगे आपसे। अच्छा, दूसरी तरफ आए लेबनान में। वो लेबनान में एक आदमी बड़ी चढ़ाई कर रहा था, बड़ा उसकी खौफ, उसका रौब, उसकी दहशत थी। हसन नसरुल्लाह नामी आदमी एक बला बनकर टूटा हुआ था दुनिया में। क्या किया? ठिकाने लगा दिया, फारिग, खामोश। अब जरा है किसी में हिम्मत, और जो सप्लाई उसको सीरिया से जा रही थी, वो सब सीज कर दी, फारिग, खलास। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब सिर्फ एक मानना पड़ेगा, एक हिस्सा ऐसा है, टेररिस्ट है भाई। वो टेररिस्ट बैठे हुए हमला कर रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर हमला कर दिया कल तल अवीव के। यमन में बैठे हुए टेररिस्ट, यमनी टेररिस्ट जो अटैक कर रहे हैं ना, इनको सबक सिखाना है। इसराइल ने कल कह दिया अब ये हमारा वाइड टारगेट रह गया, क्योंकि दुनिया भर को हमने एंगेज कर दिया, कम वक्त ये एंगेज नहीं हो पा रहे हमसे।
क्योंकि आपस में यूनिटी बहुत है ना यार, आपस में लड़े नहीं बैठे फिरके को लेके, जुबान को लेके, सियासत को लेके, मसाइल को लेके या दीगर कंट्री बॉर्डर को लेके। वरना यमन को दो हिस्सों में करने का प्लान है इसराइल का, दो हिस्सों में यमन को किया जाए, जो बहुत आसान है। एक हिस्से को सपोर्ट करे सऊदिया एंड गल्फ कंट्रीज, दूसरे हिस्से को ईरान अपनी प्रॉक्सी लेके चले उसमें, और टूट जाए, और फिर आपस में ऐसा लड़े बड़े, भूल जाए ये रॉकेट शॉकेट मारना, ड्रोन मारना। ये हमारे पास कौन से मिसाइल मारते हैं जो कि एयरपोर्ट पे लग जाता है, सारा एयर ड्रोम और आयरन ड्रोम सब तबाह हो जाता है, सब खड़ा के खड़ा रह जाता है। सो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ना, गेम जिसका है वो बड़ा सेटिस्फाई, उसने अमेरिका को कहा कि देखो आप हमें सपोर्ट करते हो, यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट करो, ये हमें सपोर्ट करना होगा, इंडिया को जितना मोरली सपोर्ट कर सकते हो करो। फाइनेंशियली नहीं मांग रहा, मुझे पता है आप इस वक्त जेबें खींचने में लगे हुए, फाइनेंशियली नहीं, मोरली सपोर्ट करो, होने दो जो होता है यार, लड़ बिगड़ने दो, एक दफा पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आपको इसमें फायदा नजर आएगा आपको, क्योंकि कोई होगा नहीं मुस्लिम कंट्री में ऐसा जो कहेगा हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। एटलीस्ट ये जो भरम है ना इनका, यही टूट जाएगा, फिर ये सारे झुके बैठे होंगे। इसलिए जब इंडिया को यहां से सपोर्ट मिल रही है तो दो चार कंट्रीज हैं, आपको कहना पड़ेगा, आपके पर्सनल ग्रीवेंसेस अपनी तरफ, मगर टर्की ने बड़ी बोल्ड सपोर्ट दी है पाकिस्तान को। मैं चूंकि टर्की के पीछे सिनेरियो को समझता हूं, मुझे इतना एतमाद नहीं है, गेम बदल देते हैं, पासा बदल देते हैं, आखिरी टाइम पे इधर उधर हो जाते हैं, की हिस्ट्री रही है। मगर यह कि एक बोल्ड सपोर्ट पाकिस्तान को दी है, ये एक बहुत बड़ा इंप्रेशन है इस वक्त में, जब भारत दो मौकिफ को एक प्रेजेंट कर रहा है कि दुनिया में जो टेररिज्म हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, मेरे पास जो टेररिज्म हुआ पाकिस्तान, मुझे टेररिज्म में सपोर्ट करो, यानी मेरे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने में सपोर्ट करो। ये दो को एक करके प्रेजेंट किया। तो टर्की ने सपोर्ट किया, ईरान ने, मैंने आपको पिछले व्लॉग में सारी इंफॉर्मेशन दी है, ईरान ने सपोर्ट किया, फुली सपोर्ट किया। अच्छा, अजरबैजान ने सपोर्ट किया। अब कमाल नहीं हो गया, यानी अजरबैजान का सपोर्ट करना कमाल नहीं हो गया, मगर ईरान और अजरबैजान दोनों का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना वाकई कमाल है, क्योंकि अर्मानिया के मसले के ऊपर अजरबैजान और ईरान दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने थे, आंखों में आंखें मिला के। भाई अर्मानिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है ईरान? अजरबैजान पाकिस्तान, पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा था, दोनों एक साथ खड़े हो गए, टर्की भी खड़ा हो गया। तो ये बड़ा एक आप समझ लें कि ये वर्ल्ड वॉर की टीमें बन रही हैं। मैं नहीं सोचता कि ये आपस में लड़ेंगी, मगर बैकअप जो होता है ना, मैदान पाकिस्तान इंडिया में होगा, पाकिस्तान इंडिया इस तरह यूक्रेन है, आग यहां लग सकती है, मगर पीछे से फ्यूल यहां ये कंट्रीज प्रोवाइड करेंगी। चाइना, मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। बट मेरे इस मसले को समझिए कि कौन से लोग किस खत्ते में कहां टारगेट किए जाएंगे। इंडिया की स्ट्रेटजी ये कहती है, ये 10 दिन से ऊपर जंग नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमने इनके ऊपर 2 महीने की जंग मुसल्लत करनी, 2 महीने की जंग। अच्छा, कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी, अच्छा मेरी इस बात को समझिएगा, इंडिया को इस वक्त जल्दी है कि अटैक किया जाए, मगर आर्मी ये कह रही थोड़ा सा हमें टाइम दें, थोड़ी हमें ड्रिलिंग करने दें, हम प्लान के साथ, प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो बहुत हैवी होगी। और 1971 में ये कर चुके हैं। इंदिरा गांधी इनको कह रही थी कि फौरन जाए, इन्हीं दिनों में जाए, अभी आज अटैक करें, आज आप ईस्ट पाकिस्तान में दखल अंदाजी करें, घुस जाए आर्मी लेके। आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, आप थोड़ा सा टाइम दे दें, मुझे नवंबर दिसंबर में जाने दें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि सक्सेस होगी, अभी मैं गारंटी नहीं दे सकता आपको, सीजन है, वेदर है, हजार चीजें देखने वाली है। और दे वेटेड फॉर 6 मंथ, 6 महीने इंतजार करके फिर उसके बाद गए, दे गॉट द रिजल्ट्स, दे हैड रिजल्ट्स इन देयर हैंड। तो स्ट्रेटजी जंग से बड़ी फतह होती है अगर आप प्लानिंग के साथ जाए, जिसमें दे आर टेकिंग टाइम, और उनकी टाइम जो डेडलाइन है 7 मई को उन्होंने डराकर 8 मई तक हमला कर देना। 7 मई की ड्रिलिंग है, बहुत हाई ड्रिलिंग है, उस ड्रिलिंग में वो बॉर्डर के ऊपर, आसपास के ऊपर कुछ स्ट्राइक्स करेंगे, मगर जो 8 मई तक हो जाएगा, या हार्डली 9 मई तक, मैं आपको बताऊं इस डेट का इंतखाब क्यों किया गया, इसकी भी एक हिस्ट्री है, मगर जो इंडिया करने वाला है उसको जरा आप हाईलाइट कर लें, उसके बाद इस तारीख को गुजर जाने के बाद आप इस व्लॉग को देखिएगा कि बिल्कुल ऐसे ही होगा। 2 रीजन पाकिस्तान के ऐसे जिनको अलग करने का प्लान बना लिया गया है। एक रीजन खुदा ना खास्ता हाकिम बदन, बलूचिस्तान को इस बार की प्लानिंग है कि बिल्कुल पाकिस्तान से अलग करते हैं, क्योंकि बलोच कुछ ऐसे इंसर्जेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़ाहिर हर कंट्री में होते हैं। इंडिया में सिख बहुत सारे ऐसे हैं जो खालिस्तान की तलब कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसे होंगे, नंबर्स में कम है, मगर इंडिया की प्लानिंग ये है कि इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इस जगह को टेंस किया जाए, ताकि जब वो, अगर मिसाल के तौर पे 1000 में से 50 लोग भी हैं, और जब आपकी आर्मी उधर जाती है तो वो 50 लोग तो एड और अलाय बन जाते हैं ना आपके, यानी आपकी आर्मी मिसाल के तौर पे 2000 गई है, वहां 1000 की आर्मी है,
तो 2000 प्लस 50 लोग आपके साथ हो गए, और वो लोगों का साथ होना आर्मी के साथ होने से बड़ा फर्क पड़ता है। लोगों का साथ होना तो गली कूचे मोहल्ले आपको ट्रिक्स पहाड़ के किनारे इंफॉर्मेशन लीक आउट करता है ना। गद्दार गद्दार लोग होते हैं, गद्दार मुनाफिक तो एक भी बहुत नुकसानदेह होता है आपके सामने, तो यहां तो तादाद भरी पड़ी होगी आपकी। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप में से किसी के भी इख्तलाफात पाकिस्तान की आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट, रियासत, सियासत, जिसके साथ भी हो, ये वो वक्त नहीं होगा अगर आपने ये वक्त इस वक्त गद्दारी, नाइंसाफी और बेईमानी की तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आप समझेंगे कि आप शायद बहुत बड़े रेवोल्यूशनिस्ट हैं, आपने आजादी करवाई है, आप कौम परस्त हैं, आप मुल्क परस्त हैं, आप क्या हैं, मगर आप देख लीजिए वहां पे बांग्लादेश में क्या हाल हुआ। आज शेख हसीना और उसके वालिद मुजीबुर रहमान क्या हाल, आप हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा, आपको लगता है कि उन दिनों में आप बहुत पॉपुलर एक्टिविस्ट होते हैं, मगर तारीख आपको माफ नहीं करती, आपको एक गद्दारी लिखती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि कंट्री है भाई, मुल्क है यार, मजाक तो नहीं है। कंपनी थोड़ी है कि दो पार्टनर्स आपस में लड़ पड़े खत्म हो गई। बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को सेपरेट करने का पूरा प्लान बनाया जा चुका है, कहां से कटना है, कहां से करना है, कराची और गवादर एयरपोर्ट को कैसे सीज करना है, कोई नेवल एड नहीं आएगी। देखिए जो इमदाद आती है ना, जब मैंने कहा आपको टर्की, चाइना, ईरान, इमदाद दो ही बड़े रीजन से आती है, हवा और पानी। पानी बंद कर दें और पीछे अफगानिस्तान को जरा सा छेड़ना है। अफगानिस्तान के साथ मुलाकातें हुई हैं, आपने इस पूरी वॉर स्ट्रेटजी में देखा कि इंडिया जब टीमें बना रहा है, पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा हो गया, आपने नाम सुना ना, टर्की का नाम आ गया, अजरबैजान का नाम आ गया, चाइना का नाम आ गया, ईरान का नाम आ गया, आपने अफगानिस्तान का नाम सुना? नाम सुन रहे हैं आप अफगानिस्तान का? नहीं। मैं बुरे अल्फाज नहीं कहता, मगर ये वो लोग हैं जिनके लिए आप जंग में कूदे हुए थे, वो उधर आप वो इनके आप हमारे यहाँ तो वही मजहबी कार्ड इस्तेमाल होता है ना जी, माइग्रेंट्स आ गए, वो पनाह गुज़ीन आ गए और ये रख लिया और ये इनके लिए हेल्प कर रहे हैं। सबके सब ऐसे नहीं होंगे, मगर उनकी कंट्री के लिए उनकी बेस्ट पॉलिसी के भाई हम नहीं कूदना चाहते इसमें, बल्कि शायद मौका देखकर हम अपना रीजन ले जाएंगे। जो वो कहते हैं कि डोरन लाइन, ये जो जिसको वो बॉर्डर ही नहीं मानते, डोरन लाइन वो हमारा हिस्सा है, तो वो तो इंतजार में बैठे हुए कि ये बलूचिस्तान को यहां से काटना शुरू करें, और ऊपर का जो बलूचिस्तान है, जो जो हमारे यहाँ वजीरिस्तान तक के एरियाज में जाता है, मैं बलूचिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि पट्टी वही है, तो वो सारा का सारा अफगानिस्तान और आपस में शेयर कर दें। मसला ये है कि वो दें किसको, या तो वो एक सेपरेट एंटिटी बनाए जो पॉसिबल नजर नहीं आता, या फिर वो अफगानिस्तान ही की हैंड ओवर करें। तो लालच ये दी गई है कि अफगानिस्तान के रीजन से लेकर नीचे बलूचिस्तान तक सारा हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, आप जरा हिम्मत तो करें। ईरान ने तो कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें हमें कुछ करना नहीं, हमारा हाथ ही नहीं बनता यहाँ पर। मगर बहरहाल ईरान हो या कोई भी कंट्री हो, अपने रीजन को पहले सेव करेगा, अपने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में देखेगा। अगर लगता है कि भाई कहीं ना कहीं जा ही रहा है, कोई ना कोई लूट ही रहा है, तो मैं ही रख लूं। दूसरा जो काउंटर है वो है कश्मीर के रीजन से। इंडिया का अल्टीमेट ये ख्वाब है, मेन वजह यही है कि उनके हिसाब से जो इंडियन ऑक्युपाइड और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको वो एक कर दें और पूरा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान तक ले जाएं। उनको लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक अनरेस्ट मौजूद है, पाकिस्तान पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज है। इस रीजन को अगर उन्होंने पकड़ लिया तो समझ लो पाकिस्तान आगे अल्टीमेटली सर्वाइव ही नहीं कर सकता। पानी सारा यहां से आता है, चाइना से कनेक्ट हम यहां से होते हैं, ये सी पैक के सारे रीजन यहां से जाते हैं, तो इस रीजन को उन्होंने खुद मिलिटरली बगैर किसी की सपोर्ट के कट करके देना है, और ये उनका अल्टीमेट गोल है। इंगेज पाकिस्तान को बांग्लादेश बलूचिस्तान की तरफ करना है और बुरी तरह करना है। इस इंगेज को नेवी के हवाले कर दिया कि तुमने जितना जितना हो सकता है पॉज लगा देना है यहाँ पर। हमने यहाँ बॉम्बिंग भी करनी है, हमने यहाँ हो सके तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी है, हमने एयर स्ट्राइक्स भी करनी है, मगर जो हमने जमीनी हमला करना है, जो हमने क्रॉस बॉर्डर कटिंग करनी है, वो ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के रीजन में करनी है और बहुत हैवी करनी है। और हमने हवाई हमला भी करना है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। कश्मीर कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं करता। मैं ये नहीं दावा कर रहा कि पाकिस्तान की सपोर्ट में निकल आएगा, जो कि एक अल्टीमेट बनता है, मगर इंडिया की सपोर्ट में कश्मीर निकल आएगा, ये नहीं हो सकता, ये अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो इसलिए गेम बड़ा क्लियर है। इंडिया और पाकिस्तान चाहे इस बार ना ही चाहेंगे जंग हो, मगर जंग होगी। ये मैं अब कुछ देखकर सोच के बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया अल्टीमेटली अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को बहुत स्ट्रांग करना चाहता है। इस वक्त जो हुकूमत मोदी की है वो ये चाहती है कि वो अमर हो जाए, और अमर होने के लिए उसको ये जंग करनी पड़ेगी। नतीजा अब इस स्टेज पे जब वो पाकिस्तान को ले आया ना, पीछे नहीं जा सकता। मेरी बात सुनिएगा, इस स्टेज पे आज की डेट तक पाकिस्तान को इंडिया जहां तक पुल करके ले आया, अब अगर वो छोड़ गया तो होगा क्या? सारा गेम वो जो 5 साल से उनकी
इंटेलिजेंस काम कर रही है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडे को प्रमोट कर रही है, जिसके ग्रीवेंसेस बनते हैं पाकिस्तान में। देखिए ज्यादतियां हुई हैं, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, घर बेच के उसको फारिग करके, और आज मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, जेल में बैठा हुआ है। आप कोई भी केसेस लगाते हैं, ज्यादतियां हुई है, मगर उन ज्यादतियों को, ग्रीवेंसेस को बढ़ा के मल्टीप्लाई पे 10 100 करके, उन लोगों को जो अकल नहीं रखते कि रियासत हमारी पहली चीज है, मां है हमारी, मिट्टी है, उनको भाप कर, ये बेहतरीन टाइम है। अगर उनको छोड़ दिया गया, जो हमने एलिमेंट्स लगाए थे, 5-10 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। सारे के सारे ये तो एक जगह जमा हो गए। जनरल पक्षी कह रहा है ये तो आपस में लड़ने, मारने को, कटने को तैयार थे। जो पेजेस पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो आज पाकिस्तानी आर्मी के नारे लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि जंग में कम से कम पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है सरकार। हमारे पास, हम डू और डाई की स्टेज पे खड़े हुए, और आज से नहीं, हम कई सालों से डू और डाई की स्टेज पे खड़े हुए। हम मरता क्या नहीं करता की स्टेज पे खड़े हुए। मसला उनको जिनके शीशे के महल है। सर आपका कंट्री ग्रो कर रहा है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपके पास एप्पल आ रहा है, आपके पास 1000 किस्म की ट्रेड आ रही है। हमारे पास तो सिवाय असला बारूद और जुर्म और जुर्माने के और इन खबीस मुसल्लत लोगों के सिवा कुछ भी नहीं आ रहा। सो हमारी आवाम तो ये एंजॉय करेगी कि आप वुड बी वेरी इंटेंसिव। जंग मजाक नहीं होती है, मीम्स मीम्स ये होते हैं। जंग जब होती है तो माए बच्चे बिछड़ जाते हैं, खून, ये सब देखने को मिलता है। मगर हमारी कौम के पास ऑप्शन कोई नहीं है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सिनेरियो कुछ पॉलिटिशियंस सजा रहे हैं, जिनमें से मोदी साहब एक बड़ा नाम है, जो अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करना चाहते हैं। देखिए इसके रिजल्ट में आपको चंद बातें समझ में आ जाएंगी। या तो इंडिया कभी भी जंग का नहीं सोचेगा, क्योंकि जंग वाली सिचुएशन ही नहीं बचनी, इतनी तबाही हो रही। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान इंडिया को काट के ले जाएगा सर, ये इस वक्त पॉसिबल नजर नहीं आता, और आने वाले दिनों में पॉसिबल नजर नहीं आता। और पाकिस्तान अपने पाकिस्तान को संभाल ले, ये बड़ी बात। तो इंडिया के दिल्ली को जाके संभालने की क्या जरूरत है। हम अगर, जब आप, चींटी हाथी से पंगा लेती है, या हाथी चींटी के ऊपर चढ़ाई करता है, चींटी का घासना भी हाथी के लिए गाली होती है। शर्म आपको आएगी, और दुनिया के सामने एक, आप पाकिस्तान का नुकसान करेंगे उस कंट्री का कि जो ऑलरेडी अपना नुकसान कितना कर चुका है। आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, आपको समझ में आएगा। प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ गेस्चर के पाकिस्तान भी अगर आपसे कह रहा है कि नहीं करे जंग, तो इसका मतलब है कि हम कमजोर हैं। सर दुनिया को पता है कि हम कमजोरी में ताकत रखते हैं। दुनिया को पता है कि हम कमजोर रह के दुनिया में वो काम कर गए। हम कमजोर थे मगर हमने एटम बम बना लिया। ये हम, हमारे टैक्टिक्स है, हमारे हमारे जीन से ही है कि हम वही काम करते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है। वी आर अनएक्सपेक्टेड चैंपियन, वी आर अनप्रेडिक्टेबल चैंपियन। आप प्रेडिक्टेबल हैं और आप गलत करने जा रहे हैं। एनीवे, अच्छा, अब अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है? अमेरिका कहता है चलो ठीक है, थोड़ा बहुत होने तो, छेड़छाड़ करने तो, अल्टीमेटली हमारे फायदे की बात नहीं, मगर ठीक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है, इंडिया के पीछे रशिया खड़ा हुआ है। चाइना और रशिया एक है अमेरिका के अगेंस्ट, यानी दोनों एक पावर बनकर आए ना। दुनिया में इस वक्त ताकत 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, चाइना, रशिया और अमेरिका। चाइना और रशिया अगर आपस में आमने सामने आ जाएंगे इंडिया पाकिस्तान को लेकर, ओए होए होए है, यूएस की तो चांदी हो गई, इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। आप समझ रहे हैं गेम को? एक गेम प्लानर जो बैठा हुआ है गजा के ऊपर चढ़ाई करके, उसने कितना जबरदस्त से गेम सेट करके दिया आपको। वाह कहना पड़ेगा आपको, कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट दयानतदारी के साथ शाबाश कहना पड़ेगा कि एक छोटी लॉबी दुनिया भर में, पूरी दुनिया में एक ग्रोह है ज़ायनिस्ट का, और वो कितना जबरदस्त गेम सेट करता है। लड़ेंगे मरेंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा फायदा किसका नुकसान किसका, किसी का फायदा नहीं होगा इस पूरे गेम में, सिवाय एक गेम प्लानर के, जो इंडिया से, रशिया और पाकिस्तान से चाइना को आपस में लड़वाएगा, जो एंगेज करेगा। ईरान, यही ईरान जो आगे बड़ा चढ़ाई कर रहा था, ये इन्वॉल्व हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान में। दोस्त संभालता फिरेगा, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, अल्टीमेटली इसको पाकिस्तान के पास आना पड़ेगा। 65 पे भी खड़ा हुआ, 71 में भी खड़ा हुआ, दोबारा खड़ा होगा, और फिर इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो बिल्कुल ठप हो गई और ठप हो जाएगी, सीज हो जाएगा। इंडिया ने उठा के इसको भी काउंटर कर देना है, एक वक्त आएगा ये यहां से भी फंसा पड़ा होगा। और फिर हमने ईरान इराक को वैसे भी आपस में बढ़ा के पहले भी काउंटर, ये ईरान इराक को लड़ाया था पहले भी, और दोबारा से हम इसको एंगेज कर देंगे, कोई मसला नहीं। आज जरा मुश्किल नजर आ रहा है, आगे कर लेंगे। तीसरी बड़ी कुव्वत आपको ये गेम अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप समझ में आ जाएगा। एंडिंग मोमेंट्स, एंडिंग मोमेंट्स। मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं आपको बताऊं कि इस जंग के नतीजे में किसका नुकसान ज्यादा होगा, मगर अल्टीमेटली पाकिस्तान में जो एनडब्ल्यू, जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, और ये जो बलोच रीजन है, ये बड़े नुकसान में आएंगे। पंजाब साइड को इतना टच नहीं किया जाएगा दोनों तरफ से। अब प्लानिंग यही है कि बॉर्डर के ऊपर मारदाड़ हो। पाकिस्तान में बड़े सारे लोग हैं,
पंजाब से जो पाकिस्तान आर्मी में है, ज़ाहिर है वो तो इसका बैटल ग्राउंड में होंगे तो क्रेडिट और रिवॉर्ड भी जाएगा और नुकसान भी होगा, मगर मैं जो आम सिविलियंस की बात कर रहा हूँ उसमें पंजाब इतने बड़े टारगेट पर नज़र नहीं आता। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का रीजन नज़र आता है और सिंध को भी कहीं ना कहीं से बहुत हार्डली डैमेज किया जाएगा इकोनॉमिकली। पाकिस्तान उसके बदले में जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो ये कि डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। अल्टीमेटली गोरिल्ला वॉर के ऊपर आना पड़ेगा कि आओ भुगतो हमें, खाओ हमारे गली मोहल्लों से हॉकियाँ खाओ या हमें मारो और उसके बाद फिर मार के जाओ नहीं, यहीं रहो, पिटते भी रहो, मारते भी रहो। बट जब इनकाउंटर होगा तो इंडिया के बड़े मैसिव शहर, अब मैसिव शहर से मुराद दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, आगरा, ये जो मैसिव रीजन्स है ना, इनमें बहुत हलचल मचने वाली है। क्यों होगा? जिस तरह कराची और लाहौर में इस्लामाबाद में होगा वैसे ही वहां पर होगा। मगर क्यों होगा? क्योंकि जब जंग में ईंधन डाला जाता है ना, जो मास्टर बैठा हुआ, गेम प्लानर बैठा हुआ, जब वो देखता है कि यार इधर तेल कम हो गया, चिराग बुझ ना जाए, तो वो खुद से कुछ ऐसी पावर शॉट खेलता है कि अब जरा जंग में और अगर 26-28 लोगों के मरने के ऊपर जो कश्मीर में टूरिस्ट जाके प्लेन ग्राउंड में मारे जा रहे हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, वो अटैक पे आ रहे हैं, तो इतनी इतनी आग लग रही है, तो जरा मैं मेन सिटी में जरा मुंबई अटैक करवाऊं ना और कुछ बड़ा करवाऊं ना। और हमारे लोग भी बड़े मासूम है जी, हम कहते हैं वो अंदर ही सोचते हैं अच्छा इस्लाम के नाम पे गया, वो चुन चुन के मारा था, हिंदू था, मुसलमान था, फिर कुछ नहीं बोलते यार, कहीं ना कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। और नहीं जी, जुल्म हुआ है, बात गलत, किसी को भी सिविलियन को ऐसे मारना, इस्लाम तो इसकी परमिशन देता ही नहीं है। ये आपने अपने फतवे निकाले में मेरी समझ में नहीं आता। सो इस तरह के मासूम लोग भी इस रंग में आएंगे और दोनों तरफ से आग और लगेगी, टेररिज्म और बढ़ेगा। आप एक मिसाल लें, मैं कोई एग्जांपल, आइडियल एग्जांपल कोट नहीं कर रहा, मगर वहां पे लेबनान में कुछ लोग लड़ रहे थे इसराइल में, कितने सिविलियंस को निशाना बनाया रहा, उनका निशाना ही आर्मी के पर्सनल होते थे यार। कुछ वॉर रूल्स होते हैं, दुनिया भर के मौजब लोग जब जंगों में जाते हैं उनको पता होता है कि यार वॉर एथिक्स भी कोई चीज होती है। हमारे यहाँ एथिक्स नाम की चीज दोनों तरफ कहीं नजर नहीं आएगी आपको। सो इन शॉर्ट, अब इस बात का कंक्लूजन कि इस जंग का फायदा जिसको हो रहा है उसको बहुत फायदा होने वाला है। जो हमारे साफी, जो हमारे दोस्त उस तरफ झुकाव रखते हैं, बड़ी उनकी चांदी होने वाली है। दूसरा बड़ा फायदा हमारे यहाँ होगा मीडिया को। ये जो हर रोज जंग का दबल बजाएंगे, कंपैरिजन डिबेट्स, और इसमें शायद हम हमारा भी कहीं ना कहीं किरदार होगा। हम तो नहीं फारिग बैठेंगे घर के आगे अगर दरिया नदियां बह रही हैं और हम पानी ना पिए, वजू ना करें, तो सुबह शाम जो है ना, वो अब जहां इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की बात होनी चाहिए थी या उससे आगे निकल जाए, कुछ ग्रोथ की बात होनी चाहिए थी कि जी डेवलपमेंट इकोनॉमिकली, एजुकेशनली कितनी हो गई, साइंटिफिक रिसर्च कितनी हो गई। अब हम जंग पे बात करेंगे रोजाना, और इधर जनरल पक्षी बैठा होगा, उधर मेजर गोरे वारे पता नहीं क्या वो बैठा होगा, इधर पाकिस्तान के 3-4 बैठे होंगे और तेरे आप ये इधर डंडे दिखा रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, वो चप्पलें जूते उठा रहे होंगे। ये दंगल सजेगा, आवाम खुश होगी, तालीम है नहीं दोनों तरफ इतनी खास, तो इस चीज में हम जज्बाती आपने बहुत मजा लेते हैं, मजा लेंगे। दूसरा बेनिफिशियरी इसका मीडिया चैनल्स होंगे। बॉलीवुड पीछे होगा और ये जो न्यूज बोर्ड है ना, ये आगे हो जाएगा, करंट अफेयर दोनों तरफ। पाकिस्तान वालों को भी खबर चाहिए थी जनाब, ठंडे बैठे हुए थे, पीटीआई सारे अनरेस्ट हो गए थे, बोल सकता कोई नहीं था इसके खिलाफ। तो अब इस पे तो बोलना ही बोलना है, और इस पे बोलने पे तो सरकार खुश होती है, हुकूमत खुश होती है, हमारा जज्बा जमीर खुश होता है, तो जी कूद पड़ेंगे दोनों तरफ। मजेदार बातें होंगी, चटपटी हॉट न्यूज अब यही है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। और तीसरा बेनिफिशियरी भी इसका एक है, तीसरा बेनिफिशियरी बड़ा साइलेंट बैठा हुआ जी, और वो मौके की तलाश में कि जिसकी तरफ ज्यादा पॉइंट्स हो उसको सपोर्ट किया जाए। और हमेशा तीसरी कुव्वतें ऐसी ही होती हैं। आप गेस करें, मैं आज इस पे नहीं बताता। तीसरा बेनिफिशियरी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सिर्फ वो लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो न्यूट्रल एनालिसिस को पसंद करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, जिस बात की आग में कूदना नहीं चाहते, उनको मैं दरखास्त करूंगा, मैं उसको आई विल रीड इट और नेक्स्ट में मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा। तीसरा इसका बेनिफिशियरी कौन है, वो जिसको फायदा पहुंचेगा इस जंग को आपकी नजर में, उसका कमेंट में नाम लिखें, मुझे जरूर बताएं। मैंने 7 से 9 मई की डेट दी है, 7 मई की ड्रिलिंग है, 9 मई तक बड़ी जंग छिड़ जाने का अलमिया नजर आता है, इंटीमेशन। खुदा ना करे ऐसा हो, मेरी गलती कोताही हो तो माफ कीजिएगा। अल्लाह के अमान।